हेलो गाइस, कैसे हैं आप। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। मुख्यमंत्री अभ्युदय पोर्टल मिर्जापुर में आप सभी का स्वागत है। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप जुड़ जाइए। मेरी वॉइस क्लियर आ रही है आप तक। आप अपनी अटेंडेंस के लिए कमेंट बॉक्स में अपने नाम लिखकर अपनी अटेंडेंस दे दें। इसके अलावा स्टडी से रिलेटेड अगर कोई चैट है तो वो आप लाइव चैट बॉक्स में भी कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़ जाइए। अच्छा, ये बताइए कि अभी आपका पहला टेस्ट हुआ है, कैसा रहा ये टेस्ट और कैसा रहा इसका एक्सपीरियंस। टेस्ट एक्सपीरियंस, देखिए टेस्ट से घबराना नहीं है। टेस्ट में ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेशन आप सभी को लेना है। हालांकि पहले टेस्ट में आपने बहुत अच्छा पार्टिसिपेट किया है सभी बच्चों ने, और मार्किंग भी बहुत अच्छी आई। जैसा मैं हाईएस्ट आपके कोऑर्डिनेटर बता रहे थे गौरव जी कि लगभग 130 मार्क्स के आसपास रहा है। ओके, सो जिसके भी ये मार्क्स रहे हैं आई थिंक बहुत अच्छे मार्क्स हैं ये। गुड लक। पहला टेस्ट था, और जिनके भी जैसे भी मार्क्स आए हैं, पहला टेस्ट है, निराशा की कोई बात नहीं है। आप लोग और अच्छे से तैयारी करेंगे और अच्छे मार्क्स आएंगे। इससे आपको ये पता चलेगा कि आपकी जो तैयारी है वो किस लेवल पर है और कहाँ पर आप छोटी छोटी एरर्स कर रहे हैं। यहाँ से आपको अपनी एरर्स का पता चलेगा। आप अपने आगे के एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर हो पाएंगे। ओके, so don't worry, take the participation of all the test papers which is conducted by Abhyuday Kendra Mirzapur time to time. ओके, तो अच्छा, कुछ क्वेश्चंस में डाउट है। मुझे आपके कोऑर्डिनेटर बता रहे थे कि कुछ क्वेश्चंस में डाउट है, तो हम लोग चलिए क्विक उन क्वेश्चंस पे निगाह कर लेते हैं। तब तक आप लोग जुड़ भी जाएंगे सभी बच्चे। ओके, ज़्यादा से ज़्यादा आप जुड़ जाइए। चलिए, इंडियन इकोनॉमी के लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहला प्रश्न था आपके टेस्ट पेपर में कि मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना कब प्रारंभ की गई। तो आप सभी को पता है इसका आंसर, जल्दी से इसका आंसर दे दीजिए। और सभी ने लगभग सही दिया होगा, 2014-15 इसका सही आंसर है। सेकंड क्वेश्चन था जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी किस मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करती है। तो इसका सही जवाब क्या होगा, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय के अंदर जेनेटिक इंजीनियरिंग। ये तब पढ़ा था जब जेएम सीट की चर्चा हम लोग कर रहे थे। देखिए, आपको सब कुछ आपके सिलेबस से ही मिलेगा। तो अभी तो बिल्कुल ये अगर कोई डाउट भी है, और अच्छी चीज अगर डाउट है आपको, इसका मतलब है आप पढ़ रहे हैं। इनको डाउट नहीं है तो उसमें क्या कहा जाए कि आप पढ़ रहे हैं, नहीं पढ़ रहे हैं, है ना। पढ़ेंगे तभी डाउट्स आपके निकलेंगे, और फिर जब आप पूछेंगे तभी आपके डाउट्स क्लियर होंगे। तो ये बहुत अच्छी चीज है कि आप में डाउट्स निकल रहे हैं। ओके, इसके बाद हमारा थर्ड क्वेश्चन था निम्न में से कौन सा कथन भूमि सुधार के संबंध में सत्य नहीं है। इन चीजों पे बहुत ध्यान देना है, कौन सा सही है कौन सा नहीं है। और इस वाले टेस्ट पेपर में माइनस मार्किंग नहीं थी आपकी, लेकिन आगे से ऐसा नहीं होगा। ओके, तो माइनस मार्किंग रहेगी, तो आपको चीजों को बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। इसका सही जवाब है भारत में पूंजीवादी कृषि को बढ़ावा देना। ये भूमि सुधार का मकसद नहीं था। भारत में सहकारी कृषि लागू करने के संबंध में कौन सा कथन असत्य है, मतलब सत्य नहीं है। दोनों सेम स्टेटमेंट है, बस लैंग्वेज का अंतर है। ओके, तो इसका सही जवाब क्या होगा कि भारत देश में केवल खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन था संविदा कृषि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। चलिए, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को आपने बहुत डिटेल में पढ़ा था, तो इसके संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। तो सत्य है। तो ये सारे कथन जो आप दिए, अनुबंध के अंतर्गत कृषक को पूर्व निर्धारित कीमतों पर फसल का उत्पादन करना पड़ता है, संबंधित कंपनी तकनीकी सहायता देती है, और किसी विशेष कृषि के फसल का उत्पादन करना पड़ता है। तो ये प्रयुक्त सभी, यही इसका सही आंसर है, डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कृषि लागत एवं मूल्य आयोग CACP की स्थापना कब की गई है। देखिए,
इसका सही जवाब है 1965। उम्मीद है आपने सभी ने सही जवाब दिया होगा। और इस क्वेश्चन में आप सभी को डाउट था, इसीलिए मैंने इसकी स्लाइड यहाँ पर लगा दी है ताकि आप देख लें कि आपने इसको अपने वीडियोस में ही जब आप पढ़ रहे थे एमएसपी का टॉपिक तब आपने इसको पढ़ा था। हालांकि कुछ बच्चों को डाउट है, उनको लग रहा है कि गेहूं, मूंगफली, सोयाबीन, गन्ना सबको एमएसपी दिया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। गन्ने को एफआरपी का प्रावधान है। ओके, एफआरपी मतलब उचित और लाभकारी मूल्य। तो यहां पर बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइसेस। ओके, उचित, और ये देखिए यहां पर लिखा हुआ है डायरेक्ट ऐसे ही। तो ये आपको ध्यान रखना है और चीज़ों को आराम से अच्छे से पढ़ना है। फिर भी कोई डाउट है तो मैंने आपको नंबर बताया था 9560765693, इस पे आप पूछ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है ना, आप अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं व्हाट्सएप के थ्रू। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पशुपालन एवं मत्स्य को भारतीय अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र के अंतर्गत शामिल किया गया है? तो ये बिल्कुल सही जब दिया होगा आपने आंसर। ये इसका कौन सा सेक्टर है? प्राथमिक सेक्टर। ओके, फिर हरित क्रांति 1960 के दशक में नॉर्मन बोरलॉग के द्वारा प्रारंभ की गई थी। इन्हें नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र के लिए मिला था? मैंने आपको इसको स्पेसिफिक मैंडेट मेंशन करके बताया था कि उनको शांति के लिए मिला था, ना कि इकोनॉमी के लिए। और ये रिपीटेड क्वेश्चन है यूपीपीसीएस का। ओके, नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी फसलें खरीफ की फसल नहीं है? चलिए बताइए। इसमें सरसों और अरहर सी इसका सही जवाब होगा। ठीक है, कौन सी रबी की फसलें हैं, कौन सी खरीफ की फसलें हैं, ये आपको देख लेना चाहिए। खरीफ रणनीति 2021 के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है, यानी कि असत्य है? इसका सही जवाब क्या होगा? इस नीति के तहत पीली क्रांति की शुरुआत हुई, जबकि ये गलत है। इसके बाद इसमें क्वेश्चंस नहीं हैं, लेकिन मैं आपकी चर्चा करता हूं आगे क्वेश्चंस कौन कौन से हैं, आपको याद होंगे कुछ क्वेश्चंस। इसके बाद एक क्वेश्चन था, भारतीय जीडीपी में निम्न में से किस क्षेत्र का रोजगार में सबसे बड़ा हिस्सा है? ओके, जीडीपी में रोजगार का हिस्सा तो आपको पता है, ऑप्शन थे प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक क्षेत्रक या द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रक। तो सबसे बड़ा रोजगार में हिस्सा किसका है? प्राथमिक क्षेत्र का, कोई डाउट नहीं रहा होगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका, निम्न में से कौन सा असत्य स्टेटमेंट दिए थे और उसमें से आपको सत्य कथन बताना था। भारत में अधिकांश किसानों के पास भंडारण क्षमता नहीं है, तो ये क्या है? ये बिल्कुल सही है, नहीं है उनके पास भंडारण क्षमता। कृषि विपणन के अंतर्गत में सभी गतिविधियां शामिल होती हैं, तो जो खेत से लेकर प्लेट तक, यानी कि जो खेत से लेकर उपभोक्ता तक पहुंचाने के लिए संपादित की जाती हैं, ये भी बिल्कुल सही है, सेकंड ऑप्शन भी। एक अच्छी कृषि विपणन प्रणाली की विशेषता यह है कि उत्पादों की गुणवत्ता घटाए बिना उन्हें उपभोक्ता तक पहुंचाया जाए, बिल्कुल सही बात है। उत्पादक और उपभोक्ता के बीच अधिकतम मूल्य का अंतर सुनिश्चित किया जाए, बस यही सही नहीं है, अधिकतम नहीं, न्यूनतम मूल्य का अंतर सुनिश्चित करना जो विपणन, अच्छी विपणन प्रणाली होती है उसका गुण होता है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत कब की गई? चलिए इसका सही जवाब दीजिए, कब की गई? 2016 में किया गया। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत 2016 में की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन था, निम्न में से कौन सा पीडीएस प्रणाली का उद्देश्य है? उपभोक्ताओं के हितों का संरक्षण करना, कृषकों के हितों का संरक्षण करना, उपभोक्ताओं एवं कृषकों के हितों का संरक्षण करना, या बाजार अर्थव्यवस्था का संरक्षण करना। तो इसका सही जवाब होगा उपभोक्ताओं के हितों का संरक्षण करना। ओके, ये सब टॉपिक आपने पढ़े हुए हैं। जो बच्चों ने ये टॉपिक अभी मिस कर दिए हैं वो दोबारा से पढ़ लें। और इसके पहले के देखिए जो टॉपिक आपके जीडीपी, जीएनपी या नेशनल इनकम से रिलेटेड टॉपिक है, जैसे ही टर्सरी सेक्टर ये फिनिश कर देंगे, इसके बाद हम लोग फिर से नेशनल इनकम को पढ़ेंगे, ताकि आप जब आगे बैंकिंग और इंटरनेशनल ट्रेड और अर्थव्यवस्थाओं को आगे पढ़ें तो फिर आपके जो बेसिक कंसेप्ट हैं वो बिल्कुल क्लियर रहें। ओके, इसके बाद फिर से हम लोग नेशनल इनकम के टॉपिक को स्टार्ट करेंगे और उसको कंप्लीट करेंगे। इसके बाद बात करते हैं अंत्योदय अन्न योजना। आप सभी को पता है कब प्रारंभ की गई थी अंत्योदय अन्न योजना? 2000 में की गई थी।
सही किया होगा आप सभी ने। फिर अगला क्वेश्चन है, भारत के क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की शुरुआत कब की गई? आप सभी को पता है 1975 में आरआरबीज की स्थापना भारत में की गई। जब 1969 में किसके तहत, जब लीड बैंक योजना शुरू हुई थी उसके तहत किया गया। निम्न में से कौन सा किसान क्रेडिट कार्ड के संबंध में सत्य कथन है? संस्थागत ऋण उपलब्ध करना इसकी सहायक गतिविधियों में शामिल। इसका आंसर होगा 1 और 2, डी वाला, ठीक है। डी ऑप्शन इसका सही ऑप्शन है, तो यहां तक कोई डाउट नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि नाबार्ड कृषि क्षेत्र की नियामक संस्था है, इसकी स्थापना कब की गई थी? आपको पता है इसकी स्थापना 1892 में की गई थी। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना कब से लागू हुई है? देखिए शुरू तो 1919 में हुई थी, अप्रैल 2019 में या शायद मार्च 2019 में, लेकिन इसको लागू किया गया था दिसंबर 2018 से। ओके, दिसंबर 2018 से। तो ये सारे क्वेश्चंस हैं आपके। अब मुझे लगता है कि यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए था। लगभग सारे क्वेश्चंस मैंने आपको एक बार फ्रेम में बता दिए हैं। फिर भी अगर कोई क्वेश्चंस पे आपको डाउट मिल जाता है तो आप यहाँ पर मैं नहीं बोल के आप व्हाट्सएप नंबर पर जाके मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको पूरा डाउट उसी व्हाट्सएप पे क्लियर आउट कर दूंगा। ओके, तो उम्मीद करता हूँ आपका टेस्ट अच्छा रहा होगा, आप आगे के टेस्टों की तैयारी करेंगे, क्योंकि जब नेक्स्ट टेस्ट होगा उसमें इंडस्ट्री का पार्ट, टर्सरी सेक्टर का पार्ट, जीडीपी यानी कि नेशनल इनकम का पार्ट, जीडीपी जीएनपी क्या होता है, ये सब आपसे नेक्स्ट जो आपका टेस्ट होने वाला है उसमें पूछा जाएगा। तो ओके, आप सभी लोग जुड़ गए होंगे। ओके, चलिए, तो आज का हमारा टॉपिक है विनिवेश, डिसइन्वेस्टमेंट। जैसा कि हमें आज का टॉपिक शुरू करना था, डिसइन्वेस्टमेंट क्या होता है, विनिवेश क्या होता है, इसकी डेफिनेशन से समझते हैं। देखिए, भारत सरकार के जो सार्वजनिक उपक्रम हैं, अगर आप उन्हें देखेंगे तो इस देश में, भारत में सार्वजनिक उपक्रमों ने देश के विकास में अपनी बहुत इंपॉर्टेंट रोल दिया है। उन्नीस के आर्थिक सुधारों की प्रक्रिया के अंतर्गत सरकार द्वारा इन उपक्रमों की भूमिका को पुनर्परिभाषित, निजीकरण या विनिवेश किया गया है, पुनर्परिभाषित किया गया है। ओके, अब जब आपको बताया था कि जब 1991 का सुधार हमने किया, जब एलपीजी सुधार किया गया, ठीक है ना, मनमोहन सिंह के द्वारा, तो फिर हमने क्या किया कि जो ये सार्वजनिक उपक्रम थे इनको भी पुनर्परिभाषित करने की कोशिश की गई। इसमें दो चीजों का रोल किया गया, एक प्राइवेटाइजेशन का और दूसरा विनिवेश का, यानी कि डिसइन्वेस्टमेंट का। विनिवेश क्या होता है? विनिवेश किसी भी कंपनी में स्वामित्व की बिक्री की प्रक्रिया होती है, यानी कि कंपनी की जो ओनरशिप होती है वो ट्रांसफर कैसे की जाए, वो विनिवेश के माध्यम से तय किया जाता है कि किसी भी कंपनी की जो स्वामित्व प्रक्रिया है उसमें क्या चेंज आते हैं, वो डिसइन्वेस्टमेंट के माध्यम से इसको किया जाता है, कंफर्म किया जाता है। तकनीकी रूप से अगर देखा जाए तो विनिवेश क्या होता है, आप किसी भी कंपनी के लिए यूज कर सकते हैं, लेकिन भारत में आप सामान्यतः देखेंगे कि जो सरकारी स्वामित्व की कंपनियां हैं, हम उनके लिए डिसइन्वेस्टमेंट का जो वर्ड है वो यूज करते हैं। तो यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है। डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब है कि जो सरकारी कंपनियां हैं, जो सार्वजनिक उपक्रम हैं, उनमें स्वामित्व का परिवर्तन होना। ओके, अब भारत में अगर विनिवेश की शुरुआत की बात करें तो उसके लिए 3 कारणों पर सबसे ज़्यादा चर्चा करनी पड़ती है कि भारत में विनिवेश को लाने के लिए हमें 3 कारणों के कारण हमें विनिवेश शुरू करना पड़ा। पहला था सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के सुधार के साधन के तौर पर। हमें लगा कि जब हम विनिवेश लाएंगे तो क्या होगा कि जो सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम हैं, यानी कि पीएसयूज हैं, जो पब्लिक सेक्टर्स यूनिट हैं, जो उनमें सुधार की प्रक्रिया शुरू होगी। ओके, सुधार के तौर पर हम विनिवेश को लाए। दूसरा कारण था कि आर्थिक सुधारों की प्रक्रिया हमने 1991 में
शुरू कर दी थी, उसके तहत जो हमने अनारक्षण की नीति को लागू किया था, किसकी नीति को लागू किया था, डिस रिजर्वेशन की जो नीति थी उसको लागू किया था। इस कारण भी हमें विनिवेश को प्रारंभ करना पड़ा। फिर बजट की आवश्यकताओं के लिए संसाधनों की व्यवस्था करने के लिए, और तीसरा कारण था कि हम जब अपने बजट में जब संसाधन एलोकेशन करते थे तो उसके लिए हमें संसाधन की व्यवस्था करनी पड़ती थी। ठीक है, तो ये संसाधन कहाँ से आएंगे, तो वो डिसइन्वेस्टमेंट के जरिए जो पैसा प्राप्त होता था भारत सरकार को, उसको कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से वो पब्लिक तक भेजते थे। तो ये 3 टॉप मुद्दे थे जिनके कारण भारत में डिसइन्वेस्टमेंट की प्रक्रिया को प्रारंभ किया गया। अब अगर आप देखें तो हमने 1991 से ही डिसइन्वेस्टमेंट को प्रारंभ कर दिया था, क्योंकि सी रंगराजन समिति ने इसकी सिफारिश की थी। सी रंगराजन समिति, इसको याद रखना है, ये डिसइन्वेस्टमेंट के लेकर समिति बनाई गई थी। ओके, इसने कहा था, तो हमने 1991 से ही विनिवेश की यानी डिसइन्वेस्टमेंट की प्रक्रिया को प्रारंभ कर दिया गया था, और 1997 में एक विनिवेश आयोग की स्थापना भी कर दी गई थी। 1999 और 2000 तक आते आते विनिवेश विभाग बना दिया गया था, और यह विनिवेश विभाग वित्त मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। ओके, अब अगर देखें तो ये तो आपने डिसइन्वेस्टमेंट समझ लिया। तो एक तो हमने पहल की थी डिसइन्वेस्टमेंट की, और दूसरी की थी निजीकरण की। तो निजीकरण क्या होता है, निजीकरण होता है सार्वजनिक क्षेत्र के प्रबंधन का निजी क्षेत्र को पूरा हस्तांतरण कर देना, वो होता है निजीकरण यानी प्राइवेटाइजेशन कर देना। तो हमारा डिसइन्वेस्टमेंट और प्राइवेटाइजेशन दोनों में अंतर है, लेकिन बहुत माइन्यूट सा अंतर है। ओके, अब इस चार्ट के जरिए हम लोग समझेंगे। अब डिसइन्वेस्ट, आपको पता है निजीकरण में क्या होता है, निजी क्षेत्र को हस्तांतरित कर दिया जाता है। डिसइन्वेस्टमेंट में क्या होता है कि शेयर को सेल किया जाता है। जो कंपनी के शेयर हैं सार्वजनिक पीएसयूज के, उनके शेयर्स को क्या किया जाता है, सेल किया जाता है। अब शेयर अगर हम जितने सेल करेंगे वैसे ही कंपनी की पोजीशन बनती चली जाएगी। देखिए, अगर भारत सरकार कोई भी शेयर सेल नहीं करती है तो यथास्थिति कंपनी की बनी रहेगी, लेकिन अगर 26% तक शेयर को दे दिया जाता है किसी दूसरे को, तो फिर विशेष फैसले में बिना उसकी अनुमति के कोई फैसला नहीं होगा। यानी कि भारत सरकार जिसको भी 26% के शेयर एलोकेट करेगी, कोई भी फैसला, कोई विशेष फैसला, सामान्य फैसला तो वो कर सकते हैं क्योंकि बोर्ड में 26% की हिस्सेदारी अब उसकी भी हो गई, तो कोई भी विशेष फैसला इसकी बिना अनुमति के नहीं किया जाएगा। इसके बाद अगर 49% की शेयर धारिता हम किसी दूसरे को देते हैं तो इसी को कहते हैं डिसइन्वेस्टमेंट। डिसइन्वेस्टमेंट हम इसी को कहते हैं। 51% किसको कहते हैं, प्राइवेटाइजेशन, निजीकरण को कहते हैं प्राइवेटाइजेशन। ओके, मतलब अगर अब भारत सरकार 51% के स्टेक किसी दूसरी को दे देती है, ठीक है, अपने शेयर किसी दूसरे को हैंडओवर कर देती है, तो ये हो जाता है निजी करण। मतलब आप सोचिए कितना माइन्यूट सा डिस्काउंट है। 50% से कम अगर 1% कम शेयर देती है, 49% शेयर कोई कहीं देती है तो उसको डिसइन्वेस्टमेंट कहा जाता है, और 51% शेयर जहां चले जाते हैं तो वही हो जाता है प्राइवेटाइजेशन। ओके, फिर अगर सरकार 74%, ठीक है, तो फिर क्या होगा कि अब सरकार के बिना विशेष फैसले नहीं लिए जाएंगे। बाकी तो फैसले लेने लगेंगे, क्यों, क्योंकि उनके पास 74% का स्टैक आ जाएगा, लेकिन चूंकि 26% स्टैक तो अभी भी सरकार के पास रहेगा, तो वो बिना सरकार के कोई विशेष फैसला लेने में सक्षम नहीं होंगे। लेकिन अगर भारत सरकार 100% स्टैक दे देती है तो फिर उसे पूर्ण बिक्री माना जाएगा, और जो भी 100% स्टैक खरीदेगा वो कोई भी निर्णय लेने के लिए, चाहे सामान्य फैसले हों या फिर कोई विशेष फैसले हों, दोनों को लेने के लिए पूर्णतः स्वतंत्र होगा। ओके, तो इस चार्ट से आपको निजीकरण, इन्वेस्टमेंट क्लियर हो गया होगा। अब पढ़ते हैं कि जो ये विनिवेश का निर्णय है वो कैसे लिया जाता है। देखिए, एक होता है सामरिक क्षेत्र, स्ट्रेटेजिक क्षेत्र, एक होता है इंपॉर्टेंट क्षेत्र जिसको प्रमुख क्षेत्र कहते हैं, और एक होता है गैर प्रमुख क्षेत्र। ओके, अब क्या होता है कि देखिए, सामरिक क्षेत्र में हमने 0% की बात की कि भाई जो हमारे स्ट्रेटेजिकल एरिया के जो पीएसयूज हैं उनमें हम 0% का डिसइन्वेस्टमेंट करेंगे। जो प्रमुख क्षेत्र हैं उनमें 49% तक का करेंगे, और जो गैर प्रमुख क्षेत्र हैं उनमें हम 49% से ज़्यादा भी कर देंगे, उसको हम बढ़ा देंगे। ओके, तो अब
दो प्रकार के इस प्रकार से हमारे पास विनिवेश का मॉडल आ जाता है। एक होता है सांकेतिक विनिवेश और दूसरे को कहते हैं स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट। पहला है सांकेतिक विनिवेश और दूसरा है सामरिक विनिवेश। तो सांकेतिक विनिवेश क्या होगा? जैसे कि आप कह सकते हो कि जो प्रमुख क्षेत्र हैं और जो गैर प्रमुख क्षेत्र थे, गैर प्रमुख क्षेत्र और जो प्रमुख क्षेत्र थे, ये आएंगे सांकेतिक विनिवेश के अंतर। और सामरिक में, स्ट्रेटेजिक में वो होंगे जो स्ट्रेटेजिक क्षेत्र के जो हमारे डिसइन्वेस्टमेंट थे। तो जब सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में उनकी शेयर अधिकतम 49% तक बेचे जाएं, मतलब कि अगर कोई सार्वजनिक उपक्रम है, पीएसयू है, और उसके 49% तक शेयर बेच दिए जाएं, अर्थात सरकारी स्वामित्व अभी भी कंपनी पर सरकार का ही बना रहे, मतलब कि कंपनी पर से सरकारी स्वामित्व ना हटे, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये 49% के पूरे शेयर कभी कभी बिक जाते हैं। कभी कभी जैसे पहले क्या था कि जब डिसइन्वेस्टमेंट लाया जाता था तो हमने टारगेट रखते थे 20% का, बिकता ही नहीं था, पता चले 2% का डिसइन्वेस्टमेंट ही हो पाया, हम टारगेट को अचीव ही नहीं कर पाए। तो इसका मतलब क्या होता है? व्यवहार में 5 से 10% शेयर ही बेचे जाएं, तो वो होता है टोकन डिसइन्वेस्टमेंट। लेकिन स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट में क्या होता है? जब सरकार ने जो सार्वजनिक उद्यम हैं उनके सामरिक और गैर सामरिक उद्योगों में उनको वर्गीकृत कर दिया जाता है। कुछ स्ट्रेटेजिक होते हैं, कुछ गैर स्ट्रेटेजिक होते हैं। तो गैर सामरिक उद्योगों में सरकार अपनी हिस्सेदारी को 26% तक कर देती है। ओके, क्यों? क्योंकि वो स्ट्रेटेजिक नहीं है, तो आप 74 तक अपने स्टैक ले सकते हैं और आप अपना जो डिसीजन है वो फॉलो अप कर सकते हैं। लेकिन किसी विशेष डिसीजन में क्या होगा? जब 74% स्टैक चले जाएंगे, सरकार की भागीदारी बनी रहेगी, क्योंकि 26% स्टैक अभी भी सरकार के पास हैं, और फिर जैसी ज़रूरत होती है वैसा सरकार करती है। लेकिन सामरिक उद्योगों में क्या होता है कि सरकार अपनी मेजोरिटी होल्डिंग बनाए रखती है, मतलब कि जो 51% की होल्डिंग है वो बनाए रहती है। वो कौन कौन से क्षेत्र हैं? जैसे अस्त्र शस्त्र से रिलेटेड है, युद्ध उपकरण से रिलेटेड है, परमाणु ऊर्जा और उनसे संबंधित जो फील्ड हैं, या रेलवे है, इनमें सरकार अपनी मेजोरिटी होल्डिंग बनाए रहती है, और ये सारे सामरिक स्ट्रेटेजिक इंडस्ट्री के अंतर्गत आते हैं। सामरिक विनिवेश को अब आप मेनली 2 बिंदुओं से ऐसे समझ सकते हैं कि न्यूनतम 51% शेयरों का विनिवेश होगा, तथा शेयरों को बड़े पैमाने पर एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर को दिया जाएगा, रणनीतिक साझेदार को बेचा जाएगा, जिसके पास अंतर्राष्ट्रीय स्तर का अनुभव हो और अंतर्राष्ट्रीय स्तर का उसे अभिज्ञान भी हो उसके पास, यानी कि उसके पास एक्सपीरियंस और नॉलेज होना चाहिए, तभी हम उसको स्ट्रेटेजिक पार्टनर किसी भी पीएसयू के अंदर बना सकते हैं। ओके, यहां तक कोई किसी को डाउट? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब जब हमने इन्वेस्टमेंट, आपको पता है 1991 से स्टार्ट कर दिया था, तो भारत में पहला जो डिसइन्वेस्टमेंट हुआ, यानी कि जो भारत में विनिवेश की शुरुआत थी, वो सबसे पहले हुई मॉडर्न फूड इंडस्ट्री लिमिटेड से, ठीक है ना, MFIL से सबसे पहले इसका डिसइन्वेस्टमेंट कर दिया गया। और दूसरा विनिवेश हुआ बाल्को से, ओके, दूसरा विनिवेश बाल्को का हुआ। तो ये कुछ फैक्ट था, वो आपने समझ लिया, डिसइन्वेस्टमेंट को समझ लिया, स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट क्या होता है समझ लिया। अब आप यहाँ तक कोई डाउट आपको नहीं है। लेकिन अब वर्तमान में जो भारत सरकार की विनिवेश नीति है वो क्या है, करंट डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी क्या है, इनको 3 पॉइंट से आप समझिए कि पीएसयू में लोगों के स्वामित्व को भारत सरकार स्वीकार करती है और कहती है कि लोगों के स्वामित्व को ही प्रोत्साहित किया जाए। क्यों? क्योंकि ये या जो पीएसयूज हैं ये लोगों की संपत्ति हैं, लोगों की ये प्रॉपर्टी है, तो उसमें लोगों के स्वामित्व को ही आगे बढ़ाया जाए, मतलब कि लोगों को इसके शेयर्स दिए जाएं। इसके बाद सीमित हिस्सेदारी की बिक्री के मामले में सरकार कम से कम 51% शेयर अपने पास रखेगी, ठीक है, जो वर्तमान में है। इसके बाद जो स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट है, 50% तक या अधिक शेयरों को रणनीतिक विनिवेश के तहत बेचा जाएगा। तो ये 3 जो मोटिव हैं वो वर्तमान की जो करंट डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी है उसमें रखा गया है। इसके बाद वर्तमान में जो विनिवेश की प्रक्रिया है वो सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है कि सरकार अपनी हिस्सेदारी बेचकर उससे पैसा लेकर कुछ जो
कार्य हैं, वेलफेयर के कार्य हैं, उनको करती है नहीं। इसके अलावा वह लोक परिसंपत्तियों को मैनेजमेंट भी करती है। तो इसके लिए विनिवेश की प्रक्रिया को और व्यापक बनाने के लिए एक व्यापक नीति लोक परिसंपत्तियों का व्यापक प्रबंधन बनाया गया, यानी कि लोक परिसंपत्तियों का व्यापक प्रबंधक एक एजेंसी बनाई गई, कॉम्प्रिहेंसिव मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक एसेट, उसी का इसे अंग बना दिया गया विनिवेश को। ओके, इसके बाद विनिवेश जो विभाग था उसका नाम बदल कर दिया गया दीपम, निवेश एवं लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग। क्या कर दिया गया? दीपम कर दिया गया। ये याद रखिएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है ना। और ये कब बदला गया? 2016 में बदला गया। ओके, अब ये जो दीपम है ये क्या कार्य करता है, इसको हम आगे के 4 बिंदुओं में समझने की कोशिश करेंगे कि ये दीपम क्या कार्य करता है। एक तो करता है कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के लिए उपाय जुटाता है कि कैसे हम एफडीआई पॉलिसी जो है हमारी इफ़ेक्टिव हो और हमारे यहाँ प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को हम आकर्षित कर सकें। दूसरा है कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आर्थिक विकास का एक महत्वपूर्ण कारक है, जैसा कि आप जानते हैं, जो कि उच्च विकास दर को बनाए रखने और उत्पादन को बढ़ाने में मदद करता है। ओके, सॉरी, ये जो टॉपिक है ये यहाँ से हम प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को मतलब एक अलग टॉपिक है। तो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश क्यों एक उपाय है? क्योंकि अगर आप डिसइन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते हैं तो आपको इकोनॉमी को ग्रो अप करने के लिए आपको एफडीआई की ज़रूरत पड़ेगी। आपको पता है मोदी जी देश गए, विदेश गए और वहाँ जाकर क्या पैसे ही तो लाए हैं। तो पैसे किस थ्रू लाए हैं? एफडीआई के थ्रू। ठीक है, अभी आपने पढ़ा था करंट अफेयर की क्लास में कि भारत इस समय कोविड के समय में भी 5th नंबर पर है पूरी दुनिया में एफडीआई को पाने में। तो एफडीआई का कार्य क्या होता है कि एक तो प्रत्यक्ष जो विदेशी निवेश है वो हमारी इकोनॉमिक जो डेवलपमेंट है उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण कारक होता है, जो हमारी हाई ग्रोथ रेट को मेंटेन रखता है, हाई ग्रोथ रेट को मेंटेन रखता है और उत्पादन को बढ़ाता है वह गैर ऋण वित्तीय संसाधनों का प्रमुख स्रोत है। यहाँ पर भारत सरकार के ऊपर कोई लायबिलिटी खड़ी नहीं होती है और साथ ही यह रोजगार सृजन भी करता है, यानी कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी करता है। अनुकूल नीति तंत्र एवं अच्छा कारोबारी माहौल एफडीआई के प्रवाह को बढ़ाते हैं, यानी कि अगर भारत सरकार की कोई नीतियां हैं जो वो अगर बिजनेस के फेवर में हैं, ओके, या फिर डिसइन्वेस्टमेंट या अपनी कंपनियां जो चला रहा है, जो व्यापारिक माहौल है वो बहुत अच्छा है या कारोबारी माहौल है वो बहुत अच्छा बना रखा है, तो फिर देश में एफडीआई के प्रवाह को बढ़ोतरी मिलती है। दूसरे देश से जो कंपनियां हैं वो उस देश में इन्वेस्टमेंट करने के लिए आगे आती हैं। ओके, अब 2019 की शुरुआत तक भारत सरकार ने अर्थव्यवस्था में एफडीआई को बढ़ाने के लिए क्या क्या नीतियां अपनाई थी। ठीक है ना, जैसे हमने बीमा और पेंशन में 26% तक का एफडीआई की स्वचालित मार्ग से हमने इसकी अनुमति दे दी थी। रक्षा क्षेत्र में 49% तक की दे दी है। चिकित्सीय उपकरणों के लिए, वाइड लेवल एटीएम के लिए, आधारभूत ढांचे के लिए 100% एफडीआई की अनुमति दे दी है। भारत में निर्मित और उत्पादित खाद्य उत्पादों के विपणन के लिए, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के लिए हमने 100% तक की एफडीआई दे दी है ना। तो ये सारा हमने एफडीआई को लाने के लिए काम किया है। फिर 2019-20 में कुल अगर एफडीआई आप देखेंगे तो लगभग 26 अरब अमेरिकी डॉलर का एफडीआई भारत में आया था। और वर्ष 2019-20 में अगर सकल एफडीआई इक्विटी को देखेंगे तो लगभग जो 80% थी ये टोटल एफडीआई का 80% कहाँ से आया? सिंगापुर, मॉरिशस, नीदरलैंड और यूएसए और जापान से। मतलब इन 5 देशों से टोटल एफडीआई का 80% भारत में आया है। कहाँ से? सिंगापुर, मॉरिशस, नीदरलैंड, यूएसए और जापान से। फिर एफडीआई पर कोविड-19 का क्या प्रभाव पड़ा है, इसको समझते हैं। देखिए, अप्रैल 2020 में भारत सरकार के द्वारा प्रत्यक्ष विदेशी नीति में एक महत्वपूर्ण घोषणा की गई थी। देखिए, एफडीआई का प्रभाव पड़ेगा, क्यों? क्योंकि जब ये आया
कोविड-19 आया तो कोविड-19 के कारण क्या हुआ कि मांग और आपूर्ति दोनों प्रभावित हो गई। क्या हुआ? मांग और आपूर्ति दोनों प्रभावित हुई, और जब मांग और आपूर्ति प्रभावित हुई तो जाहिर सी बात है कि व्यापार पर बहुत ही नकारात्मक प्रभाव पड़ा। व्यापार पर जब नकारात्मक प्रभाव पड़ा, या चाहे वो सर्विस सेक्टर हो या फिर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो, विनिर्माण का क्षेत्र हो, तो इससे क्या हुआ कि देश की अर्थव्यवस्था चरमराने लगी। और सिर्फ भारत के ही संबंध में ये नहीं है, ये हर देश के संबंध में यही स्थिति बनने लगी कोविड में कि अर्थव्यवस्था वहाँ की चरमराने लगी। लेकिन इसका फ़ायदा उठाकर क्या हुआ कि कुछ कंपनियां अब डूबने लगीं, तो उसके लिए क्या हुआ कि जो विदेशी कंपनियां थीं उन्होंने उनके अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू कर ली। और इस तरह के अधिग्रहण को कहा जाता है अपॉर्चुनिस्टिक टेकओवर, मतलब अवसरवादी अधिग्रहण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अवसरवादी अधिग्रहण कहा जाता है। ठीक है। अब इस अवसरवादी अधिग्रहण से बचाने के लिए भारत सरकार ने कुछ मीजर्स अपनाए। उसने कहा कि प्रत्यक्ष विदेशी निधि में बदलाव किया और कहा कि वह देश जिनकी भू सीमा भारत से टच करती है, ठीक है ना, अगर वो देश भारत में कोई भी निवेश करेंगे तो उन्हें पहले अनुमति लेने की आवश्यकता पड़ेगी, यानी कि प्रायर क्लियरेंस की आवश्यकता पड़ेगी। अब भारत से किन की बाउंड्री टच होती है? पाकिस्तान की बाउंड्री टच होती है, चाइना की बाउंड्री टच होती है, नेपाल की बाउंड्री टच होती है, भूटान की बाउंड्री टच होती है, बांग्लादेश की बाउंड्री टच होती है, म्यांमार की बाउंड्री टच होती है, श्रीलंका की बाउंड्री टच होती है, मॉरिशस की बाउंड्री मालदीव की बाउंड्री टच होती है। अब देखिए, इन सब देशों में से सिर्फ चीन ही एक ऐसा है जो बल्क में पैसा कहीं इन्वेस्टमेंट कर सकता था। तो HDFC में कुछ स्टैक चाइनीज़ कंपनी से लेने से ये एक माहौल बन गया कि ऐसा तो नहीं कि चाइना की जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो दूसरे रास्ते से भारत की जो स्टार्टअप कंपनियां हैं या छोटी कंपनियां हैं उनको अधिग्रहण कर लेंगी इस कोविड-19 के प्रभाव के कारण, जब वो उनको लैक हुआ है या उनकी जो व्यापार है उससे प्रभावित हुआ है। तो इस अवसर का ये चाइना की कंपनियां लाभ ना उठा पाएँ, FDI में ये परिवर्तन कर दिया गया। ओके, और ये जो प्रावधान है ये और भविष्य की सभी जो FDI नीतियां होंगी इन देशों से उन पे लागू होगा। हालांकि जो अप्रत्यक्ष विदेशी निवेश है उसमें कोई चेंज नहीं किया गया है, ये सिर्फ FDI के लिए यानी प्रत्यक्ष निवेश के लिए चेंज किया गया है। इसके बाद एक टॉपिक है हमारा व्यवसाय करने की सहूलियत, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस ये क्या होता है? ये विश्व बैंक की वार्षिक रिपोर्ट है जो डूइंग बिजनेस रिपोर्ट के नाम से आती है, लेकिन इसका लोकप्रिय नाम है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट, जिसको प्रधानमंत्री ने भी इसकी कई बार चर्चा की है। ओके, इसके अंतर्गत ऐसे नियम जो किसी भी देश में व्यावसायिक गतिविधियों को बढ़ाते हैं या फिर उस देश में व्यावसायिक गतिविधियों पर रोक लगाते हैं, दोनों ही आधार पर इस रिपोर्ट को तैयार किया जाता है। इस रिपोर्ट के कुल 12 मापदंड हैं, 12 पैरामीटर्स हैं जिन पर यह रिपोर्ट तैयार की जाती है। पहला मापदंड है व्यवसाय शुरू करना। किसी भी देश में जिसके लिए रिपोर्ट तैयार की जा रही है उस देश में व्यवसाय शुरू करना कितना आसान है या कितना कठिन है। फिर निर्माण की अनुमतियों से निपटना, कि जब आप कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो कितनी परमिशंस आपको लेनी पड़ेगी, कितनी आसानी से परमिशन मिल जा रहा है, कितनी सहूलियत है इन सब चीज़ों में। फिर एनर्जी का मिलना, इलेक्ट्रिसिटी का मिलना, जायदाद का पंजीकरण कराना, यानी कि आपकी जो प्रॉपर्टी है वो कितनी आसानी से आप पंजीकरण करा पाते हैं, नियम कितने सरल हैं या लाल फीताशाही में कितनी कमी है। आपको क्रेडिट मिलना, छोटे निवेशकों को कितनी सुरक्षा प्रदान की जा रही है, टैक्स का कैसे भुगतान होता है, सीमा पार व्यापार कैसा होता है, फिर जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, अनुबंध होते हैं, उनको कैसे लागू कराया जाता है, आसानी से लागू कराया जाता है, उनको लागू कराने में समस्याएं आती हैं। फिर दिवालियेपन का समाधान क्या होता है, मान लीजिए कोई कंपनी यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करती है और वो आगे जाके फेल हो जाती है, तो भारत सरकार किस प्रकार से दिवालियेपन का समाधान करेगी या किस प्रकार के रूल्स हैं जिनको भारत सरकार ने बना के रखा हुआ है। फिर यहाँ के लोगों के कामगारों को रोजगार कैसे दिया जाता है या किस प्रकार से रोजगार को बढ़ाया जाता है, इस पर भी ध्यान दिया जाता है। और सरकार से फिर किस प्रकार का अनुबंध किया जाता है, इस पर भी ध्यान दिया जाता है। तो ये टोटल 12 इंडिकेटर हैं जिन पर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट बनती है वर्ल्ड बैंक की। ओके, चलिए नेक्स्ट टॉपिक है मेक इन इंडिया कार्यक्रम। सेकेंडरी सेक्टर आप पढ़ रहे हैं तो इसी के तहत एक प्रोग्राम है मेक इन इंडिया प्रोग्राम।
क्या है ये मेक इन इंडिया प्रोग्राम? आपको पता है 2014 में मेक इन इंडिया प्रोग्राम की शुरुआत की गई थी, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सरकार में एनडीए ने अपने पहले कार्यकाल को शुरुआत किया था। ओके, सबसे पहले जो 15 अगस्त को शायद वो लाया गया था, क्या स्वच्छता वाला कार्यक्रम, ठीक है ना। इसके बाद मेक इन इंडिया सितंबर में, और यहीं से मेक इन इंडिया भी शुरू कर दिया गया था, और सितंबर में इसको 2014 में घोषणा अगस्त में कर दी गई थी, लेकिन सितंबर में इसको ऑफिशियली लॉन्च कर दिया गया था। इसका क्या उद्देश्य था? बहुराष्ट्रीय व घरेलू कंपनियों को भारत में ही अपने उत्पाद बनाने के लिए प्रोत्साहित करना मेक इन इंडिया कार्यक्रम का एक उद्देश्य था। अच्छा, ये उद्देश्य जो भारत में अपने उत्पादों को बनाने का है, बहुराष्ट्रीय कंपनियां, घरेलू कंपनियों को, तो सिर्फ ऐसा नहीं है कि ये मैन्युफैक्चरिंग में है, नहीं, बल्कि ये इंफ्रास्ट्रक्चर में भी ये काम कर सकती हैं कंपनियां, सर्विस सेक्टर में भी ये कंपनियां कार्य कर सकती हैं, या फिर वो मैन्युफैक्चरिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, सर्विस सेक्टर, किसी में भी ये उद्यमशीलता को अपना बढ़ावा दे सकती हैं। तो ये जो मेक इन इंडिया पहल थी, वो मैन्युफैक्चरिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर और सर्विस सेक्टर सभी क्षेत्रों में उद्यमशीलता को बढ़ाने के लिए लॉन्च की गई थी। इस योजना का दृष्टिकोण था कि भारत में पूंजीगत और प्रौद्योगिकी निवेश को बढ़ाना, या भारत में पूंजी और जो टेक्नोलॉजिकल इन्वेस्टमेंट है, उन दोनों को भारत की ओर आकर्षित किया जाए। भारत को एक हब बनाया जाए मैन्युफैक्चरिंग का, जहां पर विश्व की बड़ी बड़ी कंपनियां, सैमसंग, एप्पल, बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां, सिट्रॉन आ गई है, आप देखिए, ठीक है ना, किया आई है ये मेक इन इंडिया के तहत, और बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां जो भारत में आने के लिए जिन्होंने अपनी योजनाएं बनाना शुरू कर दिया है। उसका कारण क्या है? यही 2014 की मेक इन इंडिया पॉलिसी। अब इस योजना का उद्देश्य अर्थव्यवस्था में 25 क्षेत्रों में रोजगार उत्पन्न करना था। मतलब रोजगार उत्पन्न करना, और उनको कौशल विकास पर भी, उस पर जो, जब आप रोजगार कब दे पाएंगे? जब इन क्षेत्रों में आपके पास ऐसे लोग होंगे जो उसमें एक्सपर्ट होंगे और वो काम आसानी से कर पाएंगे, ठीक है ना। इसमें ऑटोमोबाइल सेक्टर, उड्डयन सेक्टर, जैव प्रौद्योगिकी, रक्षा, है ना, इलेक्ट्रिसिटी मशीनरी का काम, खाद्य प्रसंस्करण, तेल व गैस, इस तरीके के उद्योग इसमें शामिल। ऐसे टोटल 25 क्षेत्र थे जिनमें रोजगार सृजन और कौशल विकास पर भी मेक इन इंडिया के तहत जोर दिया गया। और इसका जो लोगो है, वो लोगो था एक, आपने देखा होगा, लायन बना हुआ था, लायन जो लंबी लंबी डग भरता हुआ शेर है, ठीक है ना, जो कैसे बना है? दानेदार जो पहियों से बना है, पहियों से बना है। यह विनिर्माण शक्ति और राष्ट्रीय गौरव का संकेत है। ये शेर किसको दर्शाता है? भारत की जो मैन्युफैक्चरिंग पावर है उसको दर्शाता है। इसके अलावा भी योजना के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण ऐसे कदम हैं जो उठाए गए हैं, जैसे कि वैश्विक एफडीआई में भारत की हिस्सेदारी को बढ़ाना। विश्व में जो भी एफडीआई का जो प्रचलन है, यानी कि विश्व के हर देश में आप जानते हैं कि एफडीआई का प्रचलन होता ही होता है। कहीं से कहीं ना कोई ना कोई एफडीआई, कोई देश कहीं ना कहीं कोई इन्वेस्टमेंट कर रहा होता है। तो क्यों ना उस एफडीआई को, यानी कि उस पैसे को भारत की ओर मोड़ा जाए। जैसे आपको पता है कि चाइना में विश्व की लगभग जो जितनी भी बड़ी कंपनियां हैं, वो सारी अपनी मैन्युफैक्चरिंग कहाँ करती हैं? चाइना के अंदर करती हैं। आप एप्पल का फ़ोन यूज़ करते हैं, आप कंपनी यूएसए की है, ठीक है ना, लेकिन वो बनता कहाँ है एप्पल का फ़ोन? उसकी मैन्युफैक्चरिंग या असेंबलिंग कहाँ होती है? वो चाइना के अंदर होती है। कहाँ होती है? चाइना के अंतर्गत होती है। तो अब आप ऐसे समझिए कि जो भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो चाइना में क्यों गई हैं? क्योंकि वहाँ पर श्रम सस्ता है, वहाँ पर लेबर लॉज हैं वो सरल हैं। इसके अलावा वहाँ की गवर्नमेंट जो फैसिलिटेट करती है इस प्रकार की कंपनियों को। तो ये एफडीआई कहाँ चला जा रहा था? चाइना में, वियतनाम में, है ना, इस तरीके के देशों में चला जा रहा था। तो अब देखिए बांग्लादेश में भी एफडीआई बहुत तेज़ी से बढ़ा है। अभी कोविड के दौर में आपने देखा होगा कि जो पर कैपिटल इनकम है उसमें बांग्लादेश भारत से आगे निकल गया है। तो उसके निकलने का कारण क्या है कि बांग्लादेश ने अपनी जो एफडीआई पॉलिसी थी उसमें बहुत सुधार किया है और अपनी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को तेज़ी से उसने आगे बढ़ाया है ना। कई ऐसे ब्रांड हैं जो आप बांग्लादेश से ही मैन्युफैक्चर करते हैं, जैसे एक बहुत पॉपुलर ब्रांड है रेड टेप, उसका मैन्युफैक्चरिंग हब पहले इंडिया में था, अब वो बांग्लादेश में है। इसके अलावा राष्ट्रीय निवेश भी प्रोत्साहित हो, वैश्विक निवेश तो आए ही आए, राष्ट्रीय निवेश भी प्रोत्साहित हो, यहाँ के जो रिच लोग हैं वो भी पैसा लगाएं।
इसको प्रोत्साहित करने के लिए या सरल बनाने के लिए हमने इन्वेस्ट इंडिया एक एजेंसी के रूप में इसकी स्थापना की। इन्वेस्ट इंडिया नामक एजेंसी की हमने स्थापना की है। इसके अलावा हमने एक पूर्णकालिक इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन सेल भी बनाया है, निवेश प्रोत्साहन केंद्र की स्थापना की, ताकि जो निवेश है चाहे वैश्विक निवेश हो या फिर राष्ट्रीय निवेश हो, इसको प्रोत्साहित किया जा सके। इसके बाद आप देखेंगे कि विनिर्माण क्षेत्र का पूरी जीडीपी में, देखिए जिनको भी ये टर्म समझ में नहीं आ रहे हैं, जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी है ना, राष्ट्रीय आय, इसके बाद जीवीए, इसकी चर्चा बस अब हम आगे करेंगे कुछ लेक्चर्स में, ठीक है। तो सकल घरेलू उत्पाद में 25% का योगदान सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का है लाना, ये उद्देश्य था मेक इन इंडिया का, मेक इन इंडिया का। और 2022 तक 10 करोड़ नौकरियों का सृजन करना भी इसका उद्देश्य था। अब जो जितनी भी नौकरियां सृजन हुई वो अलग का मुद्दा है, लेकिन जीडीपी में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का यानी सेकेंडरी सेक्टर का जो पार्ट है वो 25% तक कर देना और 2022 तक 10 करोड़ रोजगार पैदा करना या जनरेट करना मेक इन इंडिया का एक था टारगेट, ठीक है। इसके बाद इसी के अंतर्गत भारत में अब जब ये इतना बड़ा टारगेट रखा गया है तो भारत में कामगारों और बेरोजगारों को हुनर को बढ़ावा भी देना पड़ेगा, ठीक है, ताकि उनको रोजगार मिल सके, उचित रोजगार पा सकें वो लोग। तो ऐसी संभावनाओं को दोहन करने के लिए और उद्यमशीलता को बढ़ाने के लिए 2 प्रोग्राम शुरू किए गए, स्टार्टअप इंडिया और स्टैंड अप इंडिया। कौन कौन से? स्टार्टअप इंडिया और स्टैंड अप इंडिया, ठीक है। एमएसएमई क्षेत्र के उद्यमों को वित्त पोषण के लिए सिडबी के तहत इंडिया एस्पिरेशन फंड की भी स्थापना की गई, ठीक है ना, ताकि जो एसएमई के जो क्षेत्र आपने कल बताया था एसएमई, ओके, स्मॉल माइक्रो एमएसएमई, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस। तो एमएसएमई के जो उद्यम हैं उनको क्या किया गया, सिडबी के तहत इंडिया एस्पिरेशन फंड बनाया गया ताकि इन जो छोटे उद्योग हैं उनको सरवाइव कराया जा सके या उनको और तेज़ी से आगे बढ़ाया जा सके। इसके अलावा इन सूक्ष्म इकाइयों को जो माइक्रो इंडस्ट्रीज़ थी उनको सही से चलाने के लिए हमने मुद्रा बैंक की भी स्थापना की है। इनको ऋण देने के लिए वाणिज्यिक बैंक, एनबीएफसी, कोऑपरेटिव बैंक्स, ठीक है ना, इनको हमने पुनर्वित्त किया किसके तहत? मुद्रा योजना के तहत, मुद्रा बैंक के तहत, माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट फाइनेंस एजेंसी इसको कहते हैं। इसके तहत हमने कॉमर्शियल बैंक्स को, एनबीएफसी बैंक्स को और सहकारी संस्थाओं को हमने पुनर्वित्त किया, यानी कि उनको पैसा दिया ताकि जो माइक्रो इंडस्ट्री है, हमारी जो माइक्रो एंटरप्राइजेस हैं वो सुरक्षित रहें और आगे अच्छे से अच्छा काम करते रहें। ये सब हमने भारत में मेक इन इंडिया को बढ़ाने का कार्य किया है या बढ़ाने के लिए ये सब किया है। तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना क्या है? देखिए, इस योजना की शुरुआत बहुत क्रांतिकारी योजना थी। जब प्रधानमंत्री ने इसको शुरू किया था 2015 में इस क्रांतिकारी योजना को प्रारंभ किया गया था नरेंद्र मोदी के द्वारा। इसके तहत कहा गया था कि सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों को जो इंडस्ट्री शुरू करेंगे उनको बिना किसी जमानत के ऋण प्रदान किया जाएगा, यानी कि जमानत मुक्त, मतलब उनके कोई बंधक वाली कोई चीज़ नहीं रखी जाए। क्योंकि भारत में आपको पता है कि ऋण लेने में, संस्थागत ऋण लेने में जो सबसे बड़ी समस्या का सामना करना पड़ता है वो होता है जमानत का, ठीक है, कुछ बंधक बनाने के लिए लोगों के पास नहीं होता है। तो सरकार ने कहा कि जो लोग माइक्रो, स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्रीज़ को लगाएंगे उनको हम जमानत मुक्त ऋण प्रदान करेंगे। 3 प्रकार के ऋणों की व्यवस्था की गई, शिशु, किशोर और तरुण। शिशु के अंतर्गत 50 रुपये तक के ऋण की व्यवस्था की गई, किशोर के अंतर्गत 50,001 से 5 लाख रुपए तक की व्यवस्था की गई और तरुण के अंतर्गत 5,001 से 10 लाख रुपए तक की व्यवस्था की गई है। ओके, इसका उद्देश्य था माइक्रो फाइनेंस का उपयोग आर्थिक विकास के लिए करना और ताकि देश का आर्थिक विकास तेजी से बढ़ पाए। अब यह योजना कमजोर वर्ग के लोगों के लिए, छोटी विनिर्माण इकाइयों के लिए, दुकानदारों के लिए, फल सब्जी विक्रेताओं के लिए, ट्रक और टैक्सी ऑपरेटरों के लिए, ठीक है ना, खाद्य सेवा की जो इकाइयां हैं, मशीन ऑपरेटर हैं, कारीगर हैं, इन सब के लिए ये योजना को प्रारंभ किया गया ताकि उनकी आय के जो स्रोत हैं उसके अन्य अवसर भी खुल सकें। ओके, लेकिन अब हाल ही में क्या हो रहा है, अभी एक बहुत बड़ा मुद्दा सामने आ रहा है। रिजर्व बैंक ने कहा कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत जो भी ऋण प्रदान किए जा रहे हैं वो एनपीए के रूप में परिवर्तित
होते जा रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है। हाल ही में अभी आरबीआई ने ये डाटा जारी किया है, लेकिन अब ये क्यों ऐसा होता जा रहा है तो इसको समझते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत सभी शिशु ऋण पर 12 माह की अवधि के लिए 2% की ब्याज सब्सिडी की मंजूरी दी है। स्कीम में इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम का फ़ायदा दिया गया है। ठीक है, क्यों देना पड़ रहा है इस तरह की स्कीम का लाभ? क्योंकि आपको पता है कोविड की वजह से जो इंडस्ट्री है, खासतौर से स्मॉल इंडस्ट्री इफेक्टिव हुई है। आरबीआई भी इसी कारण से जो एनपीए की समस्या है, चूँकि बहुत सारा लोन जो लोगों, चूँकि वो जमानत गैर जमानती ऋण है, तो फिर लोगों ने उसको चुकाने की भी ज़रूरत अभी तक नहीं समझी और कुछ लोग चुका भी नहीं पा रहे। कोविड के कारण क्या हो रहा है कि इंडस्ट्री फेल हो रही है, खासतौर से छोटी इंडस्ट्री पर इसका बहुत बड़ा फर्क पड़ा है। क्यों? क्योंकि मांग कम हो गई है। मांग कम होने से उनका उत्पादन घट गया है। ठीक है ना, तो इसके लिए ये राहत दी जा रही है, 2% ब्याज सब्सिडी की मंजूरी दी गई है। ठीक है, ताकि छोटे व्यापारियों के नुकसान की वो राहत दी जा सके, उनको थोड़ी बहुत राहत प्रदान की जा सके। ये किसके लिए है? जिन्होंने शिशु ऋण लिया हुआ है, यानी कि 50,000 तक का ऋण लिया हुआ है। फिर जो मुद्रा कंपनी है उसको 100% पूंजी का योगदान के साथ भारतीय उद्योग विकास बैंक यानी सिडबी के साथ, सिडबी के अंतर्गत पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी के रूप में स्थापित कर दिया गया है। और इसकी जो वर्तमान जो इसकी पूंजी, अधिकृत पूंजी है वो 1000 करोड़ रुपए है। ओके, और पेड अप कैपिटल 750 करोड़ रुपए है। तो मुद्रा ये जो कंपनी है वो किसके अंतर्गत कार्य कर रही है? सिडबी के अंतर्गत कार्य कर रही है। ठीक है, फिर देखते हैं स्टार्टअप इंडिया और स्टैंड अप इंडिया। फिर इसी मेक इन इंडिया के बाद इनको स्टार्टअप और स्टैंड अप इंडिया भी शुरू करना पड़ा। तो जनवरी 16 में इन्होंने शुरू किया नए उद्यमों को शुरू करने के लिए स्टार्टअप कारोबारियों के लिए स्टार्टअप योजना। इसमें क्या क्या कहा इन्होंने? कहा हम 3 साल का टैक्स माफ़ कर देंगे, पूंजीगत लाभ देंगे, कुछ टैक्स में छूट देंगे, इंस्पेक्टर राज से मुक्ति का वातावरण तैयार करेंगे। और इसको फाइनेंस करने के लिए उन्होंने 10,000 रुपये के करोड़ की ये कोष बनाया, उसकी घोषणा की। ठीक है, तो स्टार्टअप इंडिया कब शुरू किया गया? 2016 में। फिर 2016 में ही अप्रैल में स्टैंड अप इंडिया भी शुरू किया गया। स्टैंड अप इंडिया में खड़ा करना था किनको? अनुसूचित जाति के लोगों को, अनुसूचित जनजाति के लोगों को और महिलाओं को। इसके अंतर्गत क्या कहा गया कि SC ST और वुमेन्स को उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए स्टैंड अप योजना की शुरुआत 5 अप्रैल 2016 को की गई। ओके, अब ये मुख्यतः ऐसी योजनाएं थी जिनके तहत नए छोटे बड़े उद्यमों को शुरू करने के लिए प्रोत्साहन दिया जा रहा था, जिसमें लोन सुविधा थी, उचित मार्गदर्शन दिया जा रहा था, अनुकूल वातावरण तैयार किया जा रहा था, आदि को शामिल किया जा रहा था। और इसके तहत जरूरी जो डेवलपमेंट ट्रेनिंग थी वो भी देने का काम किया जा रहा था। स्टार्टअप इंडिया स्टैंड अप इंडिया योजना का मुख्य उद्देश्य कुल मिलाकर उद्यमशीलता को बढ़ाना था, जिससे देश में रोजगार के नए अवसर बन सकें। ओके, फिर योजना को सुचारू रूप से चलाने के लिए हमने डिप को ये योजना सौंप दी, मतलब डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन, डिप कहते हैं इसको, डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन को हमने ये योजनाएं सौंप दी। इसके बाद इसको थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं कि स्टैंड अप इंडिया योजना क्या है। आपको पता है 2016 में ये शुरू की गई आर्थिक सशक्तिकरण करने के लिए और रोजगार सृजन को करने के लिए, ताकि जमीनी स्तर पर उद्यमशीलता को बढ़ाया जा सके। इसका उद्देश्य था महिलाओं, SC ST के समुदाय जो हैं उनके बीच उद्यमशीलता को बढ़ाना, ताकि व्यापार, विनिर्माण और सर्विस सेक्टर के अंतर्गत ऐसे नए लोगों को तैयार किया जा सके जो ग्रीन फील्ड उद्यम को शुरू करने में सक्षम बन सके। ग्रीन फील्ड और ब्राउन फील्ड क्या होता है? ब्राउन फील्ड क्या? ग्रीन फील्ड में नए प्रोजेक्ट लगाए जाते हैं और ब्राउन फील्ड के अंतर्गत होता है कि जो पुराने प्रोजेक्ट होते हैं उन्हीं का टेंडर देके दोबारा से उन कार्यों को किया जाता है। ठीक है ना, तो ग्रीन फील्ड के अंदर तो इनको क्या करना था? नए प्रोजेक्ट लगाने थे। किनको? SC STs को, महिलाओं को, इनके लिए ये स्टैंड अप योजना शुरू कर दी गई। इसके तहत बैंक ऋण की सुविधा दी गई। ग्रीन फील्ड अगर उद्यम स्थापित कर रहे हैं SC ST या महिलाएं, तो उनको क्या दिया जाएगा? 10 लाख रुपए से 1 करोड़ रुपए तक का बैंक ऋण की सुविधा प्रदान की जाएगी। और प्रत्येक वाणिज्यिक बैंक को जो अनुसूचित हैं, शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक हैं, उनको अपनी एक शाखा से कम एक अनुसूचित
या फिर एक एसटी को या फिर एक महिला को इस योजना के तहत लोन देना पड़ेगा। ये कंपलसरी है, मैंडेटरी है। किसी भी जो वाणिज्यिक बैंक हैं, जो शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक के हैं, उनको अपनी शाखा से प्रत्येक शाखा से, है ना, हर शाखा से उनको कम से कम एक एससी या एक एसटी या किसी वुमेन को, ठीक है ना, इतने के बीच में, जैसा भी वो इंडस्ट्री लगा रही है, जैसा भी वो काम कर रही हैं, ठीक है ना, या काम कर रहे हैं, उनको बैंक ऋण की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। ओके। योग्यता क्या है इसमें? कोई योग्यता नहीं है, बस वो 18 वर्ष से अधिक आयु के होने चाहिए, ठीक है ना। इसके अलावा योजना के तहत ऋण केवल ग्रीनफील्ड परियोजनाओं के लिए दिया जाएगा। ग्रीनफील्ड परियोजनाएं कौन सी होती हैं? जिनमें किसी पूर्व कार्य या परियोजनाओं का अनुसरण नहीं किया जाता। जैसे मैंने बताया कि बिल्कुल नया कार्य शुरू किया जाता है। अवसंरचना में अप्रयुक्त भूमि पर तैयार की जाने वाली परियोजनाएं, जिनमें मौजूदा संरचना को फिर से तैयार करने या ध्वस्त करने की आवश्यकता नहीं होती, मतलब कि नया बनाना होता है, उसे ग्रीनफील्ड परियोजना कहते हैं। ओके। फिर एक और इसका क्राइटेरिया था कि उधारकर्ता को किसी भी बैंक या वित्तीय संस्थान में डिफॉल्टर नहीं होना चाहिए। अगर डिफॉल्टर नहीं है तो उसको लोन मिल जाएगा, और जो डिफॉल्टर हैं उनको लोन या जो संस्थागत ऋण है वो मिलने में कठिनाई आएगी। ओके, चलिए नेक्स्ट शुरू करते हैं। टर्सरी सेक्टर यानी कि सेवा क्षेत्र। सेवा क्षेत्र आपको पता है ये हमारा तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। सेवा क्षेत्र को हम तृतीयक क्षेत्र के अंदर रखते हैं और इसी को हम सर्विस सेक्टर भी कहते हैं। आपको पता है तृतीयक क्षेत्र का जो विकास है वो 20वीं सदी के शुरुआत से ही प्रारंभ होना शुरू हुआ है। तीनों सेक्टर्स को जो हम पढ़ते हैं वो इकोनॉमी को कैटेगराइज करने के लिए, समझने के लिए तीनों सेक्टर्स की चर्चा करते हैं, ठीक है ना। अब इसके अंतर्गत क्या क्या आता है? व्यापार करना, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, फाइनेंस, पर्यटन, टूरिज्म, संस्कृति, मनोरंजन, लोक प्रशासन या फिर लोक सेवा सूचना, ठीक है, न्याय, जुडिशरी, स्वास्थ्य, हेल्थ, शिक्षा, एजुकेशन, हॉस्पिटलिटी, मतलब सत्कार। इस तरीके से रिलेटेड जो भी व्यापार हैं या जो भी कार्य हैं वो सारे के सारे सर्विस सेक्टर के अंतर्गत आता है। ओके। तो भारत में सेवा क्षेत्र में दो अन्य क्षेत्रों, उद्योग एवं कृषि को पीछे छोड़ दिया है। अब आप देख रहे हैं कि जो सर्विस सेक्टर है वो भारत की जीडीपी में सबसे ज़्यादा रोल अदा कर रहा है। नंबर 1 पर है सर्विस सेक्टर, फिर है सेकेंडरी सेक्टर यानी कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, और थर्ड नंबर पर है एग्रीकल्चर सेक्टर, ठीक है ना। तो अब क्या किया है इसने? इन दोनों सेक्टर्स को पीछे छोड़ दिया है और इसने विश्व व्यापार एवं पूंजी बाजार में इसके माध्यम से ही हम भारत को पूरे वर्ल्ड में कनेक्ट कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारा जो सर्विस सेक्टर है वो दुनिया में सबसे तेजी से आगे बढ़ने वाला सेक्टर है। हालांकि सेवा क्षेत्र को हम इतनी तेजी से आगे बढ़ा रहे हैं ये हमेशा से एक चिंता का विषय रहा है, क्योंकि सर्विस सेक्टर की एक सबसे बड़ी चिंता ये रही कि जो हमारे कौशल वाले लोग हैं, जिनमें हमारे पास लोगों के पास हुनर है, वो बाहर चले जाते हैं, उनका एक्सपोर्ट हो जाता है, वो उनका निर्यात हो जाता है, वो दूसरे देश में जाकर काम करने लगते हैं। जैसे बहुत से सारे लोग आईटी से रिलेटेड, जो कि भारत में आईटी का एक बहुत बड़ा सर्विस सेक्टर है, ठीक है ना, और इससे जुड़े लगभग लोग क्या करते हैं, अच्छा हुनर या अच्छा पैसा जब उनमें आ जाता है या अच्छी काबिलियत आ जाती है तो बाहर किसी विदेशी कंपनी में जाकर वहीं रहकर कार्य करने लगते हैं। तो इससे क्या होता है, ब्रेन ड्रेन की समस्या बहुत तेजी से बढ़ रही थी। फिर वर्ष 2001 से 2012 के बीच का जो दशक रहा है पूरा, ये इसमें सेवा क्षेत्र ने देश की सकल घरेलू उत्पाद जो आय थी, जीडीपी थी जिसको कहते हो आप, जीडीपी में 62% का योगदान किया। तो आप समझ सकते हैं कितने तेजी से सर्विस सेक्टर, हमारी जो सर्विस सेक्टर की ग्रोथ है वो बढ़ी है, बहुत तेजी से सर्विस सेक्टर की ग्रोथ बढ़ी है। अब इस सर्विस सेक्टर की ग्रोथ बढ़ने से परेशानी भी हो रही है और ये हमारे इकोनॉमी को बूस्टअप भी कर रहा है। लेकिन क्या सर्विस सेक्टर को हम नेतृत्व करने की भूमिका दे सकते हैं तीनों सेक्टर्स में? तो इसके लिए क्या हुआ कि 2014-15 में जब भारत सरकार का आर्थिक सर्वेक्षण आया तो उसने ये स्पष्ट कर दिया कि सेवा क्षेत्र हमारा नेतृत्व नहीं करेगा। हमारा नेतृत्व कौन करेगा? मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ही करेगा। विनिर्माण क्षेत्र यानी कि सेकेंडरी सेक्टर, ये हमारा नेतृत्व करेगा। इसी के लिए जो मेक इन इंडिया आपने प्रोग्राम पढ़ा
ठीक है ना, जो 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुरू कर दिया था। उसको शुरू करने का सबसे बड़ा कारण यही था कि आर्थिक सर्वेक्षण में इस बात को रेखांकित कर दिया गया था कि सर्विस सेक्टर से ज़्यादा सेक्टर भारत को मैन्युफैक्चरिंग के रूप में हब बनाना एक बहुत बड़ा उद्देश्य है। फिर अनेक वास्तविक मुद्दों का समाधान हो, जैसे रोजगार पैदा करने की क्षमता, ठीक है, कुशल और कुशल श्रम बल की जरूरत है ना, इसके लिए भी हमें विनिर्माण क्षेत्र की आवश्यकता है। इसके लिए सरकार ने मेक इंडिया पहल, आपको पता है, बहुत तेजी से शुरू की। फिर उसने ये भी माना, इस इकोनॉमिक सर्वे ने, कि रेलवे के विस्तार की भी चर्चा जरूरत है। और जब रेलवे का विस्तार किससे होगा, सार्वजनिक पूंजी से होगा, तो इसका मतलब सार्वजनिक व्यय कितना इंपॉर्टेंस रखता है, इसकी चर्चा भी आर्थिक सर्वेक्षण 2014-15 में की गई। ठीक है, अब सेवा क्षेत्र पर कोविड-19 का क्या प्रभाव पड़ा है। हर क्षेत्र पर कोविड-19 का प्रभाव पड़ा है, तो सेवा क्षेत्र पर भी कोविड-19 का प्रभाव पड़ा है। कोरोना वायरस महामारी की रोकथाम के लिए पूरे विश्व में क्या किया गया, या तो कहीं कहीं पूरा देशव्यापी लॉकडाउन लगाया गया या फिर आंशिक लॉकडाउन लगाया गया। भारत में भी यही हुआ है, जिस कारण आर्थिक क्षेत्र की में मांग और आपूर्ति से जुड़े जो गतिरोध थे वो उत्पन्न हो गए, और इनका जो डिसबैलेंस था, है ना, किसका, डिमांड एंड सप्लाई का, वो बिगड़ गया। आप कभी लोगों को डिमांड एंड सप्लाई नहीं पता होगी, है ना, तो डिमांड एंड सप्लाई जानने के लिए चलिए हम चर्चा करेंगे, अभी उसकी भी चर्चा करेंगे। डिमांड और सप्लाई, यही इकोनॉमी का बेस है, डिमांड और सप्लाई, डिमांड एंड सप्लाई। बहुत तेज लेक्चर तो नहीं हो रहा है ये आप लोगों का। देखिए, अगर बहुत तेज होता हो या आपको लगता हो कि इतनी तेज से समझ में नहीं आता है आपको, तो आप बता सकते हैं। मैं तेज इसलिए बोलता हूं कि ये वन वे कम्युनिकेशन होता है, ठीक है ना। अगर कोई भी डाउट आपको हो जाता है तो वीडियो को आप बैक करके भी जाके देख सकते हैं। ओके, तो जो डिमांड और सप्लाई है, ये क्या है, ये हमारी इकोनॉमी का बेस है। क्या है, इकोनॉमी का बेस है। भारत भी इस संकट का अपवाद नहीं है, भारत में भी ये संकट आया है। अपने सर्वाधिक निम्न स्तर 5.4 तक गिरने के बाद अप्रैल 2020 में भारत की सर्वश्रेष्ठ पीएमआई, परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स, यानी कि पीएमआई, बढ़कर मई में 12.6 पर पहुंच गया था। मई 2020 में, आपको पता है 2020 में ही कोरोना के लिए लॉकडाउन लगाना शुरू हुआ था, तो अप्रैल से और मई के बीच में जो पीएमआई है, परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स है, ये कितना बढ़ गया, 5 से लेकर 12.6 तक बढ़ता हुआ आगे चला गया। आप देखिए, अगर ये बढ़ रहा है तो ये अच्छा संकेत नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि इस सूचकांक में जो 50 होता है उसको आधार माना जाता है, ठीक है ना। और अगर 50 से ऊपर होगा तो इसका मतलब है कि ये देश से सेवा क्षेत्र का विस्तार हो रहा है, लेकिन अगर इसके नीचे है तो इसका मतलब इसका संकुचन हो रहा है। तो अब ये 12.6 पे है, तो इसका मतलब है कि इसका कॉन्ट्रैक्शन हुआ है। इस सूचकांक को जारी करने वाले IHS मार्केट, इसको सूचकांक को, पीएमआई को कौन जारी करता है, IHS मार्केट करता है, यूएसए को छोड़कर। IHS मार्केट यूएसए को में ये जारी नहीं करता है, बाकी विश्व में IHS मार्केट ही पीएमआई इंडेक्स को जारी करता है। देश में लॉकडाउन के कारण मांग में बड़ी गिरावट आई है, और जिस कारण सेवा क्षेत्र में भी, अब जब मांग में कमी होगी तो हमें प्रोडक्शन भी कम करना पड़ेगा, तो रोजगार में भी घटा होगा, यानी कि रोजगार भी प्रभावित हो जाएगा। इसके अतिरिक्त कंपोजिट पीएमआई इंडेक्स, जो विनिर्माण और सेवा दोनों क्षेत्रों के उत्पादन गतिविधियों को संयुक्त रूप से दर्शाता है, उसमें भी संकुचन देखा गया है। ओके, तो इसका मतलब क्या है कि ये जो पीएमआई इंडेक्स है वो मैन्युफैक्चरिंग के लिए है, और जो कंपोजिट पीएमआई इंडेक्स है वो मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर दोनों के आंकड़ों को बताती है, और तो सब में संकुचन देखा गया है। क्या है ये पीएमआई इंडेक्स? मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और सेवा क्षेत्र की आर्थिक स्थिति को बताने का एक संकेतक है। पीएमआई इंडेक्स के माध्यम से कैसी हेल्थ है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की और सर्विस सेक्टर की, वो इस इंडेक्स के थ्रू हमें बताया जाता है। और कौन बताता है इसे? IHS मार्केट की ओर से इसको निकाला जाता है। आंकड़ों का आधार 50 माना जाता है। यदि पीएमआई के आंकड़े 50 से ऊपर हैं तो इसका मतलब कारोबारी गतिविधियों के विस्तार के तौर पर इसे देखा जाता है, कारोबारी गतिविधियां अच्छी चल रही हैं। और अगर ये 50 से नीचे हैं तो इसका मतलब है कि कारोबारी गतिविधियों में गिरावट आई है। ठीक है ना। पीएमआई हर महीने जारी किया जाता है। परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स
मासिक रूप से जारी होता है। ठीक, अब यहां तक किसी को कोई डाउट? अगर डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। ओके, चलिए देखिए, अब शुरुआत में जब हम लोगों ने इकोनॉमी को स्टार्ट किया था तो ये आपने देखा था कि आपको पढ़ना है। उम्मीद करते हैं कि ये एनसीईआरटी अब आप लोग पढ़ने लगे होंगे। अगर नहीं पढ़ रहे हैं तो ये एनसीईआरटी आप पढ़ने लगिए। ये 11th की एनसीईआरटी है, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ठीक है ना। इसका भी टेस्ट आपसे लिया जाएगा और ये आपको सेल्फ स्टडी के पार्ट में पढ़ना है, जैसा कि मैंने बताया था आपको, ठीक है। और फर्स्ट पेज टू लास्ट पेज, पहले पेज से लास्ट पेज तक इस बुक को जरूर पढ़ना है आपको, ये मैंडेटरी है आपके लिए पढ़ना। ओके, उम्मीद करते हैं कि आपने इसको अब तक पढ़ लिया होगा। जबकि आप इकोनॉमी के इतने लेक्चर्स कंप्लीट कर रहे हैं तो आपने इसको पढ़ भी लिया होगा, ठीक है। फिर एक बात कर रहे थे माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन माइक्रो इकोनॉमिक्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि इसमें फैक्ट आते हैं, डेफिनेशंस आती हैं, प्रिंसिपल आते हैं, और ये देखिए इनको हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना, अभी आगे। इसके अलावा अर्थशास्त्र को हमने समझा था क्या होता है, कैसे एलोकेशन होता है, सप्लाई डिमांड कैसे काम करती है, और आपको ये भी बताया था कि ये क्या है, यही तो बेस है इकोनॉमी का, है ना। इसके अलावा आपने जाना था कि फादर ऑफ इकोनॉमिक्स किसे कहते हैं और क्यों कहते हैं। फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कौन है? एडम स्मिथ है, क्योंकि उन्होंने 1776 में इकोनॉमिक्स से रिलेटेड वेल्थ ऑफ नेशन नामक एक किताब लिखी थी। फिर माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स को आपने डिटेल में देखा था और उससे रिलेटेड चीजें पढ़ी थी। फिर हमने इस चार्ट पे बात की थी ग्रोथ, समावेशी और इम्बैलेंस। सबसे पहले बात करते हैं ग्रोथ की। ग्रोथ क्या होता है, यानी कि समृद्धि क्या होती है। समृद्धि का मतलब होता है वृद्धि, वृद्धि का मतलब होता है उत्पादन का बढ़ना, वृद्धि का मतलब उत्पादन का बढ़ना। और उत्पादन किन क्षेत्रों में बढ़ेगा? कृषि क्षेत्र में, औद्योगिक क्षेत्र में और सेवा क्षेत्र में। तीनों क्षेत्रों में उत्पादन का बढ़ना क्या होगा? समृद्धि कहलाता है। ओके, एग्रीकल्चर सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और फिर टर्सरी सेक्टर, तीनों सेक्टर्स आपने पढ़ लिए हैं अभी। फिर इकोनॉमिक ग्रोथ क्या होती है? इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ के अंतर्गत जीडीपी को देखते हैं, नेशनल इनकम को देखते हैं और पर कैपिटल इनकम को देखते हैं। जीडीपी को क्या समझते हैं? जीडीपी को समझा जाता है देश की आर्थिक सेहत कैसी है, इसका पता हमें जीडीपी के माध्यम से चलता है। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के माध्यम से इसका पता चलता है कि देश की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है हमारी, वो जीडीपी के माध्यम से निकलती है, और ये हर क्वार्टर हमें बताया जाता है, यानी कि हर तीसरे माह में। नेशनल इनकम क्या होता है कि पूरे वर्ष में जितनी वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन किया जाता है देश में, वो हमारी नेशनल इनकम होती है। और ऐसे ही पर कैपिटल इनकम होती है कि जितनी भी सेवाओं का उत्पादन किया गया है, ये जो भी नेशनल इनकम आई है और टोटल पॉपुलेशन से उसको डिवाइड कर देते हैं तो पर कैपिटल इनकम हमारी निकलकर बाहर आ जाती है। ओके, अब लेकिन क्या ये जो ग्रोथ है ये अर्थव्यवस्था के लिए बिल्कुल अंतिम लक्ष्य है हमारा? नहीं, ये अंतिम लक्ष्य नहीं है, बल्कि क्या है, ये हमारा साधन है, ये हमारा रास्ता है। किसके लिए रास्ता है? समावेशी विकास के लिए रास्ता है। अब समावेशी विकास क्या होता है, इंक्लूसिव क्या होता है? देखिए, समावेशी विकास होता है कि जो अर्थव्यवस्था में विभिन्न अंतराल हैं उनको कम किया जा सके, उनको घटाया जा सके। आप कह सकते हैं कि जो व्यक्ति का समानता, यानी कि एक व्यक्ति बहुत अमीर है और अर्थव्यवस्था में एक व्यक्ति बहुत गरीब है जिसकी बेसिक नीड्स पूरी नहीं हो रही हैं, तो हमें ये सिचुएशन को कम करना है, अर्थात खत्म करने की कोशिश करनी है। अब उसके अंतर्गत गरीबी, बेरोजगारी या जो लैंगिक असमानता है इसको खत्म करना, क्षेत्रगत असमानता को खत्म करना, इन सब को कम करना इस इंक्लूसिव के अंतर्गत शामिल होता है। इसको आप इससे समझ सकते हैं। देखिए, एक तरफ क्या है कि बहुत ज्यादा गरीबी है, फटे हाल हैं आप, और एक तरफ बहुत ज्यादा अमीरी है, तो हमें इसको किस स्थिति में लेके आना है? इस स्थिति में लाना है कि आप फटे हाल भी ना रहें, और अगर आप यहाँ नहीं है तो कम से कम आपके तन पे कपड़ा तो बना रहे, रोटी कपड़े मकान की बेसिक जो नीड्स हैं उनकी जरूरत आपको पूरी की जा सके। अब हम आजकल इंक्लूसिव पे ही काम कर रहे हैं। देखिए, प्रधानमंत्री की जितनी भी योजनाएं हैं वो देश को सतत विकास की ओर ले जाने के लिए की जा रही हैं। लोगों में जो इस तरह के डिफरेंसेस हैं उनको, आप देखिए बारिश का समय चल रहा है, जिन जिन लोगों को भी प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान मिले और उन्होंने अपने मकान बना लिए हैं, तो अब समझिए कितनी बड़ी समस्या का सॉल्यूशन हो गया है कि इस पूरी इतनी बरसात में आप देखिए कि उन्होंने घर में, अब उनको अच्छे से वो रह पा रहे हैं, ठीक है, आंधी में उनके टीन छप्पर उड़ नहीं रहे हैं। तो ये क्या है, ये उनको डिग्निटी के साथ जीवन यापन सुनिश्चित कराया जा रहा है। तो इस ये समावेशी विकास, अब चूंकि हम एक वेलफेयर स्टेट हैं तो हमें इंक्लूसिव ग्रोथ ही चाहिए। ओके,
इसके बाद जो इंक्लूसिव ग्रोथ है उसकी क्या एलिमेंट है ये समझते हैं। देखिए, एक तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेंगे तो इंक्लूसिव ग्रोथ होगी, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट करेंगे तो इंक्लूसिव ग्रोथ होगी, सोशल सेक्टर अगर सामाजिक जो इंडिकेटर्स हैं उनका डेवलपमेंट करेंगे तो इंक्लूसिव ग्रोथ होगी, जो आय है उसका हम इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन करेंगे इंक्लूसिव ग्रोथ को पाने के लिए, रिडक्शन ऑफ रीजनल डिस्पैरिटीज मतलब कि क्षेत्रीय असमानता को कम करने का जो काम है वो करेंगे तो हम अपनी जो इंक्लूसिव ग्रोथ है उसको पा सकते हैं। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को पाना भी हम इंक्लूसिव ग्रोथ की तरफ एक कदम होगा, और पॉवर्टी रिडक्शन। ओके, ये सारे इंक्लूसिव ग्रोथ के एलिमेंट हैं। इससे भी आप समझ सकते हैं, अगर आपको इंक्लूसिव ग्रोथ चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, ह्यूमन डेवलपमेंट करना पड़ेगा। वो कैसे होगा, इनइक्वालिटी रिडक्शन कैसे होगा, जब ह्यूमन डेवलपमेंट होगा। ये कैसे होगा, जब जेंडर इक्वालिटी आएगी। जेंडर इक्वालिटी कब आएगी, जब हमारे पास अच्छा गुड गवर्नेंस होगा। गुड गवर्नेंस कब आएगा, जब हमारे पास सोशियो इकोनॉमिक एमिनिटीज पूरी होंगी। वो कैसे होंगी, जब हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ अच्छा होगा। इकोनॉमिक ग्रोथ कब अच्छा होगा, जब हमारे पास प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट होगा। जब एम्प्लॉयमेंट होगा तो फिर हम क्या कर पाएंगे, प्रोडक्शन कर पाएंगे, और उससे क्या होगा कि हमारे पास पॉवर्टी रिडक्शन, हम उससे अपना जो गरीबी है उसको घटा पाएंगे। जब गरीबी घटेगी तो असमानता भी घटेगी, और असमानता घटेगी तो ह्यूमन डेवलपमेंट होगा, HDI में हमारा रैंक बढ़ने लगेगा। तो ये देखिए पूरा एक चक्र है जो इंक्लूसिव ग्रोथ को कंटिन्यू करने के लिए चलता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ इस चार्ट में अब थर्ड पिलर था हमारा इम्बैलेंस। क्या था, इम्बैलेंस। इम्बैलेंस किन क्षेत्रों में, मौद्रिक क्षेत्र में, राजकोषीय यानी फिजिकल क्षेत्र में, और विदेशी यानी फॉरेन सेक्टर के क्षेत्र में। मॉनेटरी, फिजिकल और फॉरेन सेक्टर। अब देखिए जो मौद्रिक क्षेत्र है वो किसके कौन उसको देखता है, मौद्रिक क्षेत्र को समझने की जिम्मेदारी या देखने की जिम्मेदारी किसकी है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की, यानी कि RBI मौद्रिक क्षेत्र का नियमन करता है। और राजकोषीय क्षेत्र का नियमन कौन करता है, मोदी जी की फोटो से आप समझ सकिए, भारत सरकार करती है। कौन करता है, भारत सरकार करती है। और विदेशी सेक्टर क्या है, जो हमारा व्यापार विश्व के अन्य देशों के साथ, जो हमारा BOP है। अब BOP से इसको समझ सकते हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट से। आगे हम लोग पढ़ेंगे, इसकी चर्चा करेंगे BOP की, बैलेंस ऑफ पेमेंट से आप इसको समझ सकते हैं। तो ये पूरा हमारा एक टॉपिक था जिसकी चर्चा हमने अपने पहले लेक्चर में की थी। ठीक है ना। अब असंतुलन जो होगा, असंतुलन कैसे होगा, मौद्रिक क्षेत्र का असंतुलन होगा, मतलब मुद्रास्फीति के रूप में दिखाई देगा। मुद्रास्फीति मतलब क्या होगा, मूल्य वृद्धि होने लगेगी। इसके अलावा अगर राजकोषीय संतुलन होगा तो राजकोषीय संतुलन में क्या होगा, सरकार की आय पर इफेक्ट पड़ेगा। सरकार की आय इफेक्ट का मतलब क्या होगा, व्यय का संतुलन, मतलब कि आय कम हो जाएगी और व्यय ज्यादा हो जाएगा। तो ये हमें राजकोषीय घाटे के रूप में दिखाई देगा। ठीक है। इसके अलावा वैदेशिक क्षेत्र का जो असंतुलन होगा वो हमें BOP यानी करंट या CAD के रूप में दिखाई देगा, यानी कि करंट अकाउंट डेफिसिट के रूप में दिखाई देगा। मतलब कि हमारी आय कम, आमदनी कम होगी और हम भुगतान किसी देश को ज्यादा कर रहे हैं, मतलब कि हमारा आयात ज्यादा होगा और निर्यात कम होगा, तो वो वैदेशिक क्षेत्र में असंतुलन के रूप में हमें दिखाई देगा। तो ये बेसिकली 3 पिलर होते हैं जिन पर पूरी इकोनॉमी को हमें समझना पड़ता है और पूरी इकोनॉमी को हमें पढ़ना पड़ता है। ओके। अब अगर हम इन तीनों क्षेत्रों में समग्र स्थिरता ला दें, किसमें, मुद्रास्फीति, राजकोषीय नीति और वैदेशिक घाटे में, तो फिर हमारी जो ग्रोथ है वो तेजी से होगी और लोगों को इंक्लूसिव ग्रोथ का फायदा मिल पाएगा। ठीक है, जब ये स्थिर हो जाएंगे, मुद्रास्फीति, राजकोषीय नीति है ना, और वैदेशिक घाटा। ओके, तो ये पूरा टॉपिक आपने पढ़ा। अब हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे नेशनल इनकम क्या होती है। जो भी बच्चे इस टॉपिक को नहीं समझ पाए हैं उसको हम लोग डिटेल में आगे समझेंगे। थैंक यू वेरी मच। वीडियो आपको कैसा लगा इसके लिए आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर आपको लगता हो कि वीडियो बहुत तेज बढ़ता है या आगे चला जाता है, ठीक है, तो भी आप लिख सकते हैं। कोई चीज समझ में नहीं आ रही है आपको, उसके लिए भी आप बता सकते हैं। ठीक है। अब जो आपका नेक्स्ट टेस्ट होगा वो इंडस्ट्रियल सेक्टर, सर्विस सेक्टर और जो नेशनल इनकम का पार्ट है इससे रिलेटेड होगा। ठीक है, आर्थिक वृद्धि, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इनसे रिलेटेड आपका नेक्स्ट जो है उससे रिलेटेड आपके क्वेश्चंस आएंगे। फिर भी प्रीवियस टेस्ट में अगर आपको कोई डाउट रह गया हो, कुछ क्वेश्चन से रिलेटेड डाउट हो, तो आप व्हाट्सएप नंबर आपको पता है 9560765693, उस पर आप
पूछ सकते हैं, आपके डाउट पूछ सकते हैं, डाउट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है ना। बाकी मुख्यमंत्री अभ्युदय केंद्र मिर्ज़ापुर की सारी फैकल्टी आपके साथ है, आप अपनी तैयारी को अच्छे से करते रहिए, ठीक है ना। जो भी आपके एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, चाहे यूपीएससी के लिए या यूपीपीसीएस के लिए या किसी और भी एग्जाम की तैयारी के लिए, ये सारा कुछ आपके लिए काम आने वाला है। इज दैट क्लियर? चलिए, थैंक यू वेरी मच।